महिलाओं के लिए सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना। भाजपा का एक प्रवक्ता महिलाओं के लिए ऑन टीवी गलत बदचलन शब्दों का यूज कर रहा है। क्या महिलाओं के लिए जब स्मृति ईरानी धरने पे बैठती थी, आज कहाँ है स्मृति ईरानी? लेकिन अब जनता, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। कहती है बहुत हुई महंगाई के मार, जान तो छोड़ो मोदी सरकार, अब तो जाओ मेरा पीछा छोड़ो, 10 साल में तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया। भाई एक आम जन जो बेचारा पूरी जिंदगी की कमाई, जिसकी लगभग हर महीने की हम आंके की 5,000, 7,000, 10,000 रुपए सैलरी है, वो कैसे खरीदेगा 40 लाख रुपए का मकान? उनके ही क्वेश्चन में उनका ही आंसर है। वो खुद कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। नजफगढ़ क्षेत्र के राणा जी एन्क्लेव मोहल्ले में आज हम लोग राजनीतिक परिचर्चा में जुड़े हैं और यहाँ पर लोगों की राय एकत्रित करने का काम हम करेंगे कि 2024 में क्या होगा, माहौल क्या होगा, ये राजनीतिक सरगर्मी क्या रहेगी, कितना तापमान रहेगा इस आम चुनाव में 2024 के। और इसी दृष्टिकोण से हम लोगों के बीच में कुछ आम लोग हैं जिनको हमने बैठाया है और ये राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, तो हमारे साथ हैं। मैं राजमणि कुमार, आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष। मैं पिंटू वर्मा, भाजपा का आम कार्यकर्ता सपोर्टर। मैं आम आदमी पार्टी अरुण पंजियार कहेंगे। मैं यहाँ के RW का प्रेसिडेंट हूँ। मैं गीतू शौकीन, आम आदमी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व निगम प्रत्याशी। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, एक भाजपा से जुड़े हैं। और मैं RW का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के। तो आज हम लोग इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि 2024 का चुनावी तापमान क्या होगा और साथ साथ इसको भी जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व हैं वो इस बात का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि कॉलोनी के विकास में किस हद तक रोल है, कहां तक, और क्या समस्याएं आ रही हैं कि पूरी सड़कें खुद ही पड़ी हैं कई जगहों पे और कोई निर्माण कार्य अभी भी बाधित है। मैडम, आप पहले भी पार्षद प्रतिनिधि रही हैं, तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां बन रही हैं कि सड़कें नहीं बन पा रही हैं इस कॉलोनी में? ऐसे तो नहीं कह सकते कि आप सड़कें नहीं बन पा रहे हैं। जहां हम खड़े हैं वो बनी तो हुई है। आप सामने चलिए, इतना सारा जितना विकास आम आदमी पार्टी ने करवाया, इससे पहले अगर किसी पार्टी ने करवाया हो बताइए। हो सकता है समय लगता है, पहले सीवरेज का काम हुआ, सीवरेज के बाद लोगों को चलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट के द्वारा ही ऐसा काम किया गया कि भाई लोगों के निकलने का रास्ता लोगों को मिल जाए। अभी फ्लड डिपार्टमेंट जो विभाग है उसके द्वारा टेंडर लग गए हैं, जल्दी वर्क अवार्ड सैंक्शन आके आप लोगों को फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा नालियाँ और पक्के रोड बनकर मिलेंगे जो जनता को। मतलब सड़कों का काम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास में है सरकार। देखिए, कभी भी जब भी कोई व्यक्ति हो या कोई सरकार हो, जब काम करवाता है तो काम करवाने में समय लगता है। पहले हमने सीवरेज का कार्य करवाया, उसके बाद RR का कार्य हुआ, मतलब जो खुदाई हुई उसकी रिपेयर करवाई गई और कुछ रोड जिनकी दशा बहुत ही दयनीय थी उनको हमने पक्का करवाया। इसके बाद अब जैसे ही पूरे राणा जी में सीवरेज का कार्य खत्म होने की कगार पर है, उसके पश्चात फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के द्वारा जो है रोड और नालियों का काम करवाया जाएगा। जल्द ही आप लोगों को यहाँ पे विकास कार्य की शुरुआत दिखाई देगी। तो मैडम का साफ तौर पे कहना है कि जल्द ही से जल्द यहाँ पे सीवरेज और पानी की व्यवस्था निरंतर चालू हो जाएगी। तो आप आम आदमी की तरफ से, आम जनता की ओर से क्या कहना चाहेंगे कि सड़कें बन रही हैं या देरी हो रही हैं? नहीं, सड़कें बन रही हैं, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन निष्पक्ष मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं RW प्रेसिडेंट हूँ, मुझे किसी पार्टी से नहीं लेना देना है, लेकिन नए रोड बन रहे हैं, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, समय तो लगेगा। समय तो लगेगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई तात्कालिक व्यवस्था जनता को, जो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए कोई तात्कालिक व्यवस्था को भी सरकार को अपने मद्देनज़र रखना चाहिए था कि कोई तात्कालिक एक मुख्य सड़क या आने जाने की कोई व्यवस्था, एक साइड से नहीं तो दूसरे साइड से कोई निर्माण कार्य? नहीं, सड़कें तो जो रास्ता निकलने मेन रोड जाने के लिए सड़कें तो बनी थोड़ी कमी बेसी तो हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत मुद्दे हैं। ठेकेदार कुछ गलत काम कर दिया, थोड़ा कुछ मसाला डालने में कम कर दिया, ये सब होता है, लेकिन सड़कें बन रही हैं। तो जनता की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? 2024 का माहौल कैसा नहीं, माहौल के बारे में अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी कहा जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी कहना हो जाएगा अभी। लेकिन
अभी विपक्षी समय गठबंधन जिस ढंग से तैयार हो रहा है, नहीं तैयार, स्वाभाविक है, तैयार होना भी चाहिए। विपक्ष का मौजूद होना जरूरी भी है, लोकतंत्र के लिए काफी बहुत जरूरी है विपक्ष का मौजूद होना। लेकिन विपक्ष कितना मजबूत होगा, क्या होगा, ये तो समय बताएगा। ये समय बताएगा कि विपक्ष कितना मजबूत होगा। और अभी भी असंतोष, अविश्वास की भावना विपक्ष के खेमे के प्रति सजग जाए। तो आप बताएं कि आम आदमी पार्टी भी एनडीए के इंडिया के एक घटक में से एक है, तो कहीं कोई खींचतान तो नजर नहीं आती है? बदस्तूर जारी हो जाता है कुछ दिनों के बाद, कभी आपके पार्टी के कोई कार्यकर्ता कुछ जवाब दे देते हैं, कुछ इस ढंग के बयानबाजियां हो जाती हैं जिससे कि राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है। ये तो होता ही रहता है। देखो, हर जितने बंदे बैठे ना, सब एक जैसे नहीं है। पार्टियों में भी होते हैं ऐसे बंदे कि भाई वो उसको खुद को ही बदनाम करवाना चाहते हैं, लेकिन इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। पब्लिक तो इस बात पे जाएगी ना कि भाई काम कहाँ हो रहा है। तो ऐसी तो सोच नहीं है कहीं इंडिया अलायंस की कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो फेविकॉल के तरह चिपक जाएंगे, जैसे कि पहले भी हुआ करता था यूपीए के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब फूट नहीं है, और फूट तो बिल्कुल भी नहीं। और बार बार पलटू चचा के बारे में कहा जाता है, जिसको आप कन्वेनर बनाने की बातचीत कर रहे हैं, जिनको आप कन्वेनर बनाना चाह रहे हैं। पलटू चचा के प्रति अविश्वास जनता का बहुत काफी है। बिल्कुल। उन्होंने विश्वास वाला कोई काम ही नहीं किया। मतलब सरकार में तो बदलने का बहुत काम कर, कभी इस साइड से कभी उस साइड, कभी भाजपा के साथ सरकार बनाया, कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाया। हाँ, ये तो देखो राजनीति है, इसमें होता ही रहता है कभी किसी। अच्छा, आप कुछ नहीं कहना? 2024 का माहौल 2024 का माहौल, मैं इतिहास को लेके चलूँ तो मैं आपको क्लियर बताऊँ। 10 वर्ष पहले जो मकान 4 लाख रुपए का था, आज 40 लाख में बिक रहा है। तो महंगाई कहाँ है? जनता के पक्ष में है या विपक्ष में है? वो विपक्ष बताए। जो 10 साल पहले घर 4 का था, आज 40 लाख का बिक रहा है किसी का भी। परंतु 10 वर्ष पूर्व जो 400 रुपये मिलने वाला गैस था, आज भी 400 रुपये में ही चाहिए। ये हास्यास्पद है या नहीं है, इसका भी विपक्ष जवाब दे। जिनका मानना है कि अब बहुत महंगाई है, तो उनसे पूछता हूँ कि भारत जैसे 2004 में किसी चीज़ के रेट क्या था, उसके बाद 2014 तक इतना गुना बढ़ गया, तो 2024 में भी उतना ही गुना बढ़ना चाहिए। 2004 और 14 उसमें जितना डिफरेंस था, उसी हिसाब से 24 में भी बढ़ना चाहिए रेट। तो आइए, कांग्रेस आई 2004 में पेट्रोल था 35 रुपये, गई 2014 में रेट था 73 रुपये, मतलब 10 साल में 2 गुना बढ़ा। अब 2024 में 2014, लेकिन 10 साल में 2 गुना बढ़ने के पीछे ये भी कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के जो प्राइसेस है, पेट्रोलियम प्राइसेस, उसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। आपने बहुत अच्छी बात करी। आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आप सिर्फ क्रूड ऑयल के वजह से इंटरनेशनल मार्केट क्यों देखते हैं। आप न्यूजीलैंड में आज का रेट देखो, 146 रुपये पेट्रोल है। उस जमाने में 2003 में वहाँ क्या रेट था? क्रूड ऑयल जो भी है लगभग हर कंट्री में, हमारे मुस्लिम कंट्री से आता है। मीट मीन्स की सब जगह सप्लाई एक ही जगह से हो रहा है। अगर हम कहें पेट्रोल का, तो अगर लगभग तौर पे, तो पेट्रोल का दाम अगर इंडिया में महंगा हुआ और इंडिया में सस्ता हुआ, तो न्यूजीलैंड और अमेरिका वहाँ भी सस्ता उस हिसाब से होना चाहिए। आपके कहने के हिसाब से कि क्रूड ऑयल वहाँ सस्ता हो गया तो वहाँ क्यों नहीं सस्ता हुआ? हम इंटरनेशनल मार्केट को क्रूड ऑयल के लिए देख रहे हैं। अरे क्रूड ऑयल इस 2003 में तो 100 रुपये था, तब सब्सिडी दे के सरकार इतना कर रहा है। अरे न्यूजीलैंड को देखो, सारे सिंगापुर को देखो, अमेरिका को देखो, सबका रेट देखो। अगर हम 2003 के किसी कंट्री का रेट देखते हैं पेट्रोल का, भारत को छोड़ के, तो वहाँ से जो डेवलपमेंट, जो रेट बढ़ा है, उसके हिसाब से 50% से कम रेट यहाँ बढ़ा है। साफ तौर पे कहना है कि ये महंगाई जो है समयजनिक है। देखिए, जब मोदी जी आए थे तो महंगाई की मुद्दा लेकर के आए थे, और गैस और पेट्रोल के दाम का कंपैरिजन करके आए थे। और ये गैस के 350 रुपये के सिलेंडर पर बैठ करके स्मृति ईरानी नाचती फिर रही थी कि इतनी महंगाई। आज 1200 रुपये में सिलेंडर लेने के लिए प्रयास किया। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इनके बीजेपी के माननीय जो
मुझे नहीं पता क्या नाम है, मैं माफ़ी चाहूँगी। क्या कह रहे हैं कि भाई 4 लाख का जो मकान था 40 लाख में बिक रहा है। मतलब खुद ही बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। भाई एक आम जन जो बेचारा पूरी ज़िंदगी की कमाई जिसकी लगभग हर महीने की हम आंके की 5,000, 7,000, 10,000 रुपए सैलरी है, वो कैसे खरीदेगा 40 लाख रुपए का मकान? उनके ही क्वेश्चन में उनका ही आंसर है। वो खुद कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। 4 लाख से 40 लाख रुपए में मकान मिल रहा है। क्या आम जनता खरीद पाएगी? आप खरीद पाओगे? आप खरीद पाओगे? 40 लाख रुपए की जमीन खरीद के उसके बाद कहाँ आम जनता सरवाइव कर पाएगी? जो डेली कमाने वाले खाने वाले हैं, जहाँ पे 4 लाख में पहले मकान मिल जाता था, खुद बता रहे हैं। मतलब हास्यास्पद बातें करते हैं, अपनी बातों में खुद फंस जाते हैं। तो महंगाई काफी है मैडम का। महंगाई के कारण अब तो उस टाइम में नारा लगाए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब जनता, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। कहती है बहुत हुई महंगाई की मार, जान तो छोड़ो मोदी सरकार, अब तो जाओ मेरा पीछा छोड़ो, 10 साल में तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया, इसलिए बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो जाओ मोदी सरकार। तो भाजपा के ऊपर स्पष्ट तौर पे आरोप लग रहे हैं महंगाई के, और इस चुनावी सरगर्मी के मौसम में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, विपक्षी के पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं। मोदी जी जैसे 2014 में आए तो जितने इस देश का ये 70 साल का ये जटिल समस्याएं थी या 500 साल का समस्या जो थी, मोदी जी ने आते ही एक एक करके झटके में सारे समस्याओं को समाधान कर दिया। तो विपक्षी के पास तो कुछ मुद्दा बचा नहीं। अब मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, जो एक झुंझुना लेके ये लोगों को बरगला रहे हैं कि देखो मोदी ने आया तो बेरोजगारी कर दिया, मोदी आया तो महंगाई कर दिया। ये हम पूछते हैं अपने विपक्षी दलों से कि 2014 से पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी कि उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, क्या उस टाइम में महंगाई नहीं थे? उस टाइम में लोग का त्राहिमाम नहीं था? आज हमारे किस लिए शुरुआत की? अगर जनता ने दोबारा से कांग्रेस का पीछा छुड़वा के और मोदी को लेके आए, सिर्फ इसी पे तो लेके आए कि बदलाव लेके आएंगे। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनके टाइम पे थी तो हम भी करेंगे, अगर वो चोर थे तो हम भी चोर हैं, वो भ्रष्टाचारी थे तो हम भी भ्रष्टाचारी हैं। मतलब हद हो गई है, खुद ही अपने आप को मानते हैं। अब बौखलाने से तो समस्या का समाधान होगा नहीं। समस्या का समाधान तो करने से होता है। जैसे मोदी जी ने एक एक समस्या का समाधान किया, अब कह रहे हैं गैस के ऊपर में, पेट्रोल के ऊपर में। तो मैं पूछता हूं, इससे पहले 2013 में गैस का रेट क्या था? आज हमारे आम जनता पब्लिक सबसे पूछिए कि सुबह 4 बजे उठ के जाते थे, गैस के गोडाउन पे लाइन लगाते थे और 6 घंटा लाइन में लगने के बाद एक सिलेंडर लेके घर आते थे। एक दिहाड़ी उनको उसी में चला जाता था। तमाम जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों से पूछेंगे। नहीं, गैस सिलेंडर उस समय में भी जो नंबर लगते थे, 22 दिन में गैस सिलेंडर आ जाते थे, 400 में मिल जाते थे। और आपने 400 के जगह पे 1200 में बिचवाया सिलेंडर, इसलिए पैसे कहाँ गया? सिलेंडर मिला ही नहीं। 400 में सिलेंडर 386, 400 में ये सिर्फ 366 रुपए में गैस का सिलेंडर। अब बात कर रहे हैं, हमने तो गैस, अब ये जो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है गैस। मैं इस मामले में महिला का साथ लूंगा क्योंकि इनको रसोई भी चलाना होता है। मैं सुनिए, आप ये छोड़िए, एक काम ऐसा बता दीजिए जो मोदी सरकार ने जिसके हित में किया हो। किसान वो दुखी, जवान वो दुखी, विद्यार्थी वो दुखी, महिलाएं वो दुखी। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, भाजपा का एक प्रवक्ता महिलाओं के लिए ऑन टीवी गलत बदचलन शब्दों का यूज कर रहा है। क्या महिलाओं के लिए जब स्मृति ईरानी धरने पे बैठती थी, आज कहाँ है स्मृति ईरानी? जब मणिपुर में एक लड़की को बेइज्जत करके नंगी दौड़ाया जाता है, क्या महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने एक भी ऐसा कदम उठाया जहां पे मोदी सरकार महिला सुरक्षा के लिए बात करती हो? आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आप राजनीति से परे हटकर आम जनता से पूछेंगे तो आम जनता भी कहेगी कि मोदी सरकार के टाइम में एक महिला सुरक्षित नहीं है। एक महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इन महीनों में। इन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाए
और सारे विपक्ष मिल करके उनके पास में एक मुद्दा बना लिया मणिपुर में, और किसी से हम जवाब नहीं लेंगे, हम प्रधानमंत्री से जवाब लेंगे, प्रधानमंत्री से ही जवाब लेंगे। विपक्ष कैसे मुद्दा बनाएगा? प्रधानमंत्री आए, अब प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दे। उन्होंने, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ला करके रख दिया, और अविश्वास प्रस्ताव पूरा देश टीवी पे जाके देखा है कि लोकसभा राज्यसभा में किस प्रकार विपक्षी का आचरण रहा। जब प्रधानमंत्री का बोलने का टाइम आया तो अविश्वास प्रस्ताव का जहां तक सवाल है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और समय समय पर इस देश ने अविश्वास प्रस्ताव देखा है, यहाँ तक कि जिसे हम उसको स्वीकार किए, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, लोकसभा में गए और जब अपना अभिभाषण स्पष्टीकरण देने लगे। लेकिन उसी दौरान मैं आपके बातों को रोकते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि उसी दौरान ऐसी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं जो ब्रिजभूषण और कुलदीप सेंगर को बचाती है, जिसने, जो देश के खिलाड़ी सबने देखा, पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा था, जो देश का गौरव बढ़ाती है महिलाएं खिलाड़ी, वो कितने दिन के लिए धरने पे बैठी रही, उनको बीजेपी सपोर्ट करती है और ये बात करते हैं कि महिलाओं की इज्जत बीजेपी सरकार में हो रही है। महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा मुद्दा है और भाजपा पे भीषण आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी मौन बरते हुए हैं। अभी तक अगर हम देखा जाए तो कानूनन अगर देखा जाए तो बीजेपी नीचे है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी मोस्ट वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो हमेशा से और आज के डेट में भी कांग्रेस के पक्षधर रहे हैं। इतने बड़े जनरल और एडवोकेट इनके पास होने के बावजूद भी अगर कुलदीप सिंह या किसी भी पे लगता है आरोप कि वो आरोपी हैं और उनको बीजेपी छोड़ रही है, तो आप सबूत लेके केस कर दो ना। हमने अगर उसी सबूत के बेस पे सिसोदिया जी आज तक अंदर हैं, उसी सबूत के बेस पे सत्येंद्र चौहान जी अंदर हैं, और रही मणिपुर की बात, जहां तक कैसे मुद्दा हो गया? एक बात बताइए, ये तो मुद्दा हो ही रहा है आज तक की बीजेपी की सरकार में। आप ये देखिए, यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस का हुआ करता है और कोई शिवसेना का होता है या कोई राष्ट्रीय दूसरी पार्टी का होता है, किसी भी पार्टी का होता है और बीजेपी में आता है तो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। ये कौन सा नीति है बीजेपी का भाई? ये कोई मुझे बताएगा? मतलब कोई महाभ्रष्ट वो उसके आरोप लगे और बीजेपी में ये सारा अजीत पवार की तरफ। एक भी में बहुत सारे, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ममता बनर्जी के बहुत सारे, सुनिए ना, बहुत और भी बहुत सारे मैं बता रहा हूँ, और भी कई मुद्दे हैं। एक मैं लोकल मुद्दा बताना चाहता हूँ आपको। पिछले जब एमसीडी इलेक्शन हो रहा था तो बहुत ही जोर शोर से मुद्दा उठाया गया था कि पूरे कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया गया है, ये सबको पक्की रजिस्ट्री मिलेगी। इसमें इतनी धांधली है डीडीए के अंदर, एक एक व्यक्ति 5-5, 6-6 महीना चक्कर लगाता है। डीडीए में इतना करप्शन है। आप बताइए, ये मेन मुद्दा तो ये है ना। एक बार भी यहाँ परवेश वर्मा जी आए कि लोगों की समस्या दूर हो जाए, हमने उनको चुन करके भेजा है। क्या यहाँ के जनता के लिए कोई भी एक काम बताइए जिसको एक भी फायदा हुआ हो? और हमारे गुलाब जी का मैं इतने फायदा गिनाना चाहूंगा। गुलाब सिंह ने, देखिए ये जहाँ पे आप खड़े हैं, गुलाब सिंह का बनाया हुआ पानी नहीं था, पानी का एक मिनट सामने ही गड्ढा है, इसीलिए कैमरे के सामने ही गड्ढा है। कोई बात नहीं, कैमरे देखिए, ये रोड के पीछे बने हुए, और अभी मैडम जिस गली से आई है, हो सकता हो गाड़ी कहीं पंचर ना हो गया, काम प्रोग्रेस में। सुनिए, बना हुआ है, देखिए कितना ये दिखाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी भाई साहब ने अभी बताए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ऐसा उल्लंघना किया भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने। दिल्ली के फेवर में जो फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको रातों रात पलट करके अध्यादेश ला करके और केजरीवाल जी के हाथ को बांधने का काम किया। और ये अभी बताए भाई साहब राजमनी ने कि परवेश वर्मा यहाँ 9 साल हो गए उनको, 2 बार बीजेपी के कार्यकर्ता इतना दम ही नहीं रखते कि अगर उसका नेता गलत काम कर रहा है उसको गिना दे। आम आदमी पार्टी का अगर मान लीजिए एक गड्ढा है, ये तो दिख गया, और जो 100 गड्ढे ठीक किए हैं वो नहीं बता सकते कि भाई इस कॉलोनी की। मैं पहले इस वार्ड की अध्यक्षा रही हूँ, नंगली वार्ड की अध्यक्षा रही हूँ। परिसीमन से पहले ये नंगली वार्ड में आता था। इस कॉलोनी की इतनी दयनीय स्थिति थी, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ सीवर नहीं था, यहाँ पे रोड नहीं थे,
हो सकता है काम करते हुए कोई समस्या रह गई हो, कोई कमियां रह गई हो, लेकिन कमियों को दूर करने की कोशिश अगर किसी ने की है तो वो गुलाब सिंह और आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है। इससे पहले तो कमियां के बारे में देखा ही नहीं जाता था। मैं बात करना चाहूंगी आदरणीय गणपत झा जी से, बस सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हमारी सरकार ने कितने काम किए आप अपनी मर्जी से गिना दीजिए। आपको भी पता होगा कि आपकी कॉलोनी की क्या दशा थी, और एक बार एक सिंगल काम प्रवेश वर्मा को भी बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है कि भाई प्रवेश वर्मा ने क्या काम करवाया। एक चीज गिना दूंगा, एक चीज गिनाऊंगा, एक चीज गिना दूंगा। देखिए एक काम कॉलोनी शालीनता से सुनिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आप पूरा बात सुनिए, पूरा बात सुनिए। सबसे पहले गीतू जी ने बताई महिला सुरक्षा का, तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार में जो मंत्री विधायक महिलाओं के साथ अपमान किया, अपने पत्नी को कुत्ता से कटवाया, आज सब जेल में सजा काट रहे हैं। अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, विधायक को अभी तक उनको छुड़वा, उनके मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मॉडल दिखाते थे, आज शराब घोटाले में जेल में है। शायद कल केजरीवाल भी उनका नंबर आ गया है, वो भी जेल में जाएंगे, समय दूर है। अब हम दिल्ली का ही बात कर लेते हैं, सुनिए। अब दिल्ली वाले इनको सारे जवाब एक करके दे रहे हैं और एक एक चीज में एक्सपोज हो रहे हैं। आज हमारे G20 का जो अभी हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ है, आज खत्म हुआ है, उसके लिए भी केजरीवाल जी और हमारे राहुल गांधी जी ने इनको विदेश में जाकर के देश में इनको देश को बदनाम करने का काम किए कि कल बारिश हुआ, वहां पानी लग गया, इसीलिए मोदी सरकार फेल हो गया। पूरा विश्व आज भारत के मोदी के नेतृत्व के ऊपर में गर्व करता है और पूरा हमारा विश्व जो है भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना शुरू कर दिया है, मानना शुरू। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे हमारा एक सवाल है। सशक्तिकरण के लिए हमारे सरकार ने सबसे बड़ा माने सेंसिटिव है और उसके लिए काम किया है। महिलाओं के लिए सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, ये एक मिनट मैं भी बात करूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब आपके अटॉर्नी जनरल खड़े थे, उनसे पूछा गया कि ऐसी घटनाओं पे कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने की मोहलत दे दी जाए। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में सीजेआई ने एकदम स्पष्ट तौर पर टिप्पणी करते हुए इस बात को कहा कि 10 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको इस बात को ढूंढने में कि कितनी इस ढंग के जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ जो हुए हैं उसका कच्चा चिट्ठा लाने में। और आपके हेमंत बिस्व शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ इस बात को कहते हैं कि ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं, आप एक घटनाओं को क्यों तूल दे रहे हैं। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा ने जो मणिपुर के लिए कहा था, वो आप लोगों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उनको पेश किया। उन्होंने इससे पहले जितने घटना हुआ था दो समुदायों के बीच, सुनिए, जो दो समुदाय के बीच में कांग्रेस के समय में जितना जघन्य अपराध हुआ था, उसके सामने में ये कुछ नहीं था। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था और पूरा देश जानता है। ये इससे कोई पॉक्सो एक्ट का अपराधी खुलेआम घूमता हुआ और मंत्री बना हुआ नजर आया? नहीं, आ तो रहा है नजर, ये खुद ही जवाब देंगे। घूम रहे हैं सड़कों पे। देखिए, ये मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को पिछले इतने समय से जेल में डाल रखा है। मैं मीडिया के माध्यम से बीजेपी से सवाल पूछना चाहती हूँ, अभी तक उनके ऊपर कोई भी गुनाह वो नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ किसके मद्देनजर कि भाई अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं हुआ, कोई भी प्रूफ नहीं हुआ। 8, 9, 10 महीने हो गए। लीगल पर्सपेक्टिव को हम लोग छोड़ते हुए एक आम विचारधारा की बात करें तो इसके मतलब इनके कहने से जो हमारा लीगल, हमारा जो जुडिशरी है वो गलत है, कोर्ट गलत है, कानून गलत है, संविधान। कोर्ट ने तो ये भी फैसला दिया कि आपने कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आम आदमी पार्टी के पास रहेगा, आप सांसद में किसी को जेल में दे सकता है कोई, बिना सबूत के, बिना आधार के जेल में कैसे पहुंच गए? यदि सबूत पाया गया तो जेल में गए, और इतने दिन हो गए आज तक जमानत पे क्यों नहीं निकल के आते हैं? जमानत पे आते हैं, लोग स्पष्टीकरण देते हैं। क्या पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भ्रष्ट, सिर्फ आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री भ्रष्ट, सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्ट, पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही भ्रष्ट नेता दिखते हैं?
मैं 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में ये कहूंगी, किसी एक भाजपा के नेता के जिसमें जितने इतने प्रूफ भी हुए हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, खुलेआम पैसे मिले हैं उनके घरों में, मुझे बताइए कि उन्होंने एक को भी जेल में डाला हो। भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भाजपा के ऊपर लग रहा है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी पे कोई भी कार्रवाई नहीं करती है और सिर्फ केवल भाजपा विपक्षी दलों के नेता को ही अपने रडार पे रखती है और बहुत सारे केस दर्ज किए गए हैं। केसों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा सकती है ईडी और सीबीआई के, लेकिन इसमें जो विपक्षी दलों का जो संख्या वो लगभग 90-95% के पार कर जाता है। तो क्या सभी भ्रष्टाचारी विपक्षी दलों में हैं? क्या ईडी और सीबीआई ने जो भी जहां भी छापा मारा है या कुछ किया है, क्या कहीं से खाली हाथ आई है? अगर कहीं कुछ उनको स्रोत मिला है, कोई जरिया मिला है, कोई जानकारी मिला है, तभी उन्होंने वहां दखल दिया है या छापा मारा है। और जहां से भी छापा मारा है या जो किया है सीबीआई और ईडी, इन दोनों का ईडी और सीबीआई के बारे में ये मतलब आपकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा कि आप उसके जो हेड हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, जो उसके सर्वे सर्वा हैं ईडी और सीबीआई के, उनको बदला जाए। तो इसमें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन वाला ये क्या खेल चल रहा है और सरकार हटाने से डर क्यों रही है? और बार बार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए इस बात को कह देती है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें हम चूक नहीं चाहते हैं, इसलिए कुछ और मोहलत दे दिया जाए हुजूर। विपक्ष वालों को अभी कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट के हिसाब से ये न्यायालय के विचाराधीन है। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं पक्ष विपक्ष की मैं भी बात नहीं कर रहा। किसी को बदला कब जाता है? घर के मुखिया पे विश्वास करना कब छोड़ा जाता है? जब वो गलत काम करे। नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं, एक्सटेंशन देने की भी एक प्रक्रिया। आपने एक बार कैबिनेट के बैठक बुला करके उसमें अध्यादेश ला करके आपने एक्सटेंशन दिया, उसके बावजूद दोबारा दिया गया। तो इस पे कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है जो विपक्ष बार बार इस बात पे हमला काम जब हम प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति और विधायक 90 साल का बना सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सबको हम 60 साल में रिटायर कर दे। ईडी और सीबीआई के जो भी चीफ है वो बढ़िया। मैं युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो युवा कहाँ जाएंगे? युवा सबसे पकौड़े तले, युवा सबसे ज्यादा अगर कभी पान बेचें, युवा अगर सिगरेट बेचें, युवराज अगर चाय बेचें, युवराज कल होके प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, देश का। युवा अभी कहीं भी है तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है। अगर पार्टी अगर युवा कहीं है सबसे ज्यादा तो बेरोजगार भारत में है। ऐसा है कि ये पूरे 2024 की बात हो रही है, तो हम स्थानीय मुद्दे पर भी बात करें। 2 बार से यहाँ के सांसद हमारे प्रवेश वर्मा जी हैं और भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आपने प्रवेश वर्मा को इस कॉलोनी में देखा है या बुलाया हो किसी भी फंक्शन से लेकर के ऐसे भी शौकिया घूमने के लिए? और दूसरा, एक भी काम अपने क्षेत्र में, अपने ही इलाके के अंदर में सांसद का किया हुआ एक काम जो सांसद निधि से हुआ भी हो तो एक काम बता दें। सिर्फ मोदी के नाम पर ये परेशान हो रहे हैं और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी इस बार पूरे देश की जनता समझ चुकी है, हमारे पश्चिमी दिल्ली के जनता समझ चुकी है, इस बार नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, इस बार विकास की राजनीति होगी। आरएसएस की दिलों की धड़कन जो बढ़ी हुई है और वो बार बार कहने के प्रयास में है कि मोदी मैजिक शायद इस बार काम नहीं कर पाएगा, हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं कर पाएगा। और जमीनी हकीकत, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता कोने कोने में हैं और हर क्षेत्र में 1-2 शाखाएं लगाई जाती हैं, तो इस पे स्पष्ट तौर पे एक रुझान तो जनता के बीच से और आम कार्यकर्ताओं के बीच से आ रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक में कुछ ना कुछ फर्क नजर आ रहा है। देखिए, आपके सभी टीवी चैनल ने सर्वे करा करके पूरे देश में देख लिया। अकेले भाजपा को 306 सीट दे करके पूरा अलायंस को 356 सीट आज के सर्वे में दिखा रहा है। एक टीवी चैनल नहीं, बहुत सारे टीवी चैनल आप लोग भी देखते हैं। ये आंकड़े घटते क्रम में है। नहीं, ये घटते क्रम में नहीं, ये तो कम दिखा रहे हैं और आने वाले जब इलेक्शन जब होगा तो 400 से पार जाएगा भाजपा अलायंस का। अभी एडीआर और ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक चर्चा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप ही बोलो, जब मुझे बोलने दो, आप ही बोलो। बोले सुनने, जब आप सुनते हो तो किसी चीज को पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा ना। फिर या तो आप कहो मत, नहीं बोलेंगे। नहीं, इन्होंने बोले, सुनिए,
आप देश की जनता अब पढ़े लिखे जागरूक है, किसी के झांसे में नहीं आते हैं। आज हमारे गांव की महिलाओं के जाके पूछो कि आप वोट किसको, जो अनपढ़ है, कभी मैंने वोटिंग करने नहीं जाते थे, आज वो लाइन में लग करके वोट करते हैं। क्यों? उनको समझ में आ गया कि मेरे वोट की कीमत क्या होती है, और इसलिए देने जाते हैं कि जो मोदी आज तक जिसके घर में जो आंखों में धुआं लगता था, लकड़ी पे खाना बनाती थी, उनके घर में चूल्हा, जिसको पानी लेने के लिए कोसों जाना पड़ता था, उनके घर में नल लग गया, जो बिजली नहीं देखी थी, कहीं जंगलों में, गाँव में, जहाँ कहीं नहीं जाते थे बिजली का दर्शन होता था, वहाँ आज बिजली मिल रहा है। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बना हुआ है। लोग फराटे से आज गाड़ी लेकर के जो जितने भी इंटीरियर इलाका है सब जगह मोदी सरकार के द्वारा एक एक काम, जो आज सबसे बड़ा काम तो कोरोना काल में मोदी ने वैक्सीन से लेकर के और अन्य योजना दे करके, आज भी गाँव में यदि ये अन्य योजना नहीं होता तो कई गाँव के गाँव मैंने भूखमरी से मर जाते हैं, कोरोना से मर जाते हैं, या कोई क्या देश की स्थिति इतनी खराब है कि आपके 5 किलो के बिना वो जीवित नहीं रह पाएंगे? नहीं, मत जानकारी होगी। 5 किलो नहीं, एक आदमी के ऊपर 5 किलो और कोरोना काल में डबल दिया गया था। किसी के घर में गांव में जाके देखिए, जो राशन देता है सरकार, वो बच जाता है तो उसको बेच करके और नमक और तेल खरीद के लाते हैं। उनको बाहर से मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना पड़ा है पूरा कोरोना काल में। तो आज पूरा देश, पूरा विश्व देखा है, सराहा है, और पूरा विश्व को मोदी जी ने मदद किया है, वैक्सीन से लेकर के और राशन तक पूरे विश्व में जहां भी जरूरत हुई मोदी सरकार ने पहुंचाया है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगी, भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं, मोदी जी से हटके क्या लोकल उस पर कभी डिबेट करते हैं? 2 बार अरुण पंजियार जी ने मुद्दा उठाया कि भाई हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के सांसद श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने क्या काम करवाए। 2 बार क्वेश्चन उठाने के बाद भी इनके पास जवाब नहीं है। परवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या? परवेश, देखिए वही कहने जा रहा था, तब तक आप उधर चले गए। परवेश साहब सिंह हमारे लोकसभा के सांसद हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र में 10 विधानसभा है, और 10 विधानसभाओं में सबका कार्य बटा हुआ है। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने योजना है, जितना उनको फंड मिलता है, जिनका उनका जो कार्य किया हुआ है, अभी सुनिए मटियाला, अभी देखिए, अभी उत्तम नगर में अभी रोड बना हुआ है, वो परवेश वर्मा जी के द्वारा ये रोड बना। अभी ये हाईवे जो बन रहा है, ये सुनिए, अभी परवेश वर्मा जी ने हमारे पर्यटन मंत्री जी नितिन गडकरी से जाके मिल करके, और ये रोड उनके योगदान से। सांसदीय निधि का प्रयोग कहाँ हो रहा है श्रीमान, ये केंद्रीय दिल्ली 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है ये। अगर आपको ना पता हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20 साल पुराना प्रोजेक्ट को अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आज से 20 साल नहीं, आज मैं 30 साल से कर रहा हूँ। नजफगढ़ का जो हॉस्पिटल था, 3 बार हमारे पूर्व सांसद महाबल जी ने उद्घाटन किए थे, और चालू नहीं हुआ। परवेश वर्मा ने आया, हालांकि जब तक इस हॉस्पिटल को मैं चालू नहीं करूंगा तब तक मैं आज पहला 100 बेड का हॉस्पिटल जो बना है, जनता को आता हूँ आपके पास। आज की डेट में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, आज पूरे भारत की स्थिति ऐसा है कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जो वो उसकी पेपर लीक नहीं होता। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? कोई है क्या ऐसा तंत्र नहीं हुआ भारत में जो कि इस पे रोक लगाया सके? कोई भी एग्जाम होता है, हर पेपर लीक, तो बच्चे पढ़ के क्या फायदा फिर? ये इस पे मोदी सरकार क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है? दूसरी बात, एक कानून व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था में इतना जबरदस्त चेंज हुआ है। चुनाव आयोग को जो सर पहले जो एक विपक्ष का नेता चयन करता था चुनाव आयोग का, एक रूलिंग पार्टी का, और एक सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो मेंबर होते थे, सुप्रीम कोर्ट का मेन जज, वो सिलेक्शन करता था चुनाव आयोग को, उसको मोदी सरकार ने चेंज कर दिया। अब क्या होगा? एक पक्ष का है और एक विपक्ष का और एक इनके मंत्री का। क्या ये सही है? क्या वो निष्पक्ष चुनाव करवा पाएंगे? आपको लगता है? पहले युवाओं के मुद्दे पर आते हैं और युवाओं का कुछ सवाल हम लेने का प्रयास करेंगे। क्या बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा तो है ही, वो तो चलते आ रहा, पहले से भी है। अभी तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि काम भी है, ऐसा नहीं है जो ये दिल्ली के दृष्टिकोण से बात नहीं करें, पूरे भारत के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस बातों को करें। यहाँ काफी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, तो इसको देखते हुए यहाँ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था
इस पूरे दिल्ली प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 3-3.5 करोड़ हम लोग आधिकारिक जनसंख्या है, और अनाधिकारिक को अगर जोड़ दिया जाए तो तकरीबन हम लोग 5-5.5-6 करोड़ के बीच में है जनसंख्या। इनको तो रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये जो दूर दराज सुदूर क्षेत्रों में जो यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से जो पलायन करके मजदूरों को आने की स्थिति है, क्या वहां पे क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में कभी सर सोचा? नहीं, बिहार में तो खैर नहीं है कोई कंपनी वगैरह। अभी बिहार के लिए बिहार की जो सरकार है वही खुद नहीं वहाँ पे वो एक कर रही है अपना, कि हमारे यहाँ कोई कंपनी आके बसे। वहाँ पे इतना गुंडागर्दी है कि कोई वहाँ जाना ही नहीं चाहता कोई कंपनी वाला। बिहार के ऊपर तो आरोप लगाया जा सकता है कि वहाँ एनडीए के घटक जदयू और राजद का सरकार है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पहले 13-14 वर्षों तक इनकी सरकार, भाजपा की ही सरकार रही, तो युवाओं को तो मुखर होना चाहिए भाजपा से भी। नहीं, भाजपा की सरकार तो कहाँ, भाजपा बिहार में तो कम ही रहा। नहीं, जदयू के साथ यूपी तो में डबल इंजन की सरकार है। यूपी में देख मिला हुआ सरकार था, बिहार में पहले तो अभी कोई वो नहीं हुआ जो कोई कंपनी जाकर अपना पूरा वो रख सके, वहाँ पे जाके अपना बना सके। सारी कंपनी पहले कोई कंपनी डरती है, बिहार में क्या दंगा ज्यादातर है, इसलिए वहाँ पे अपना पूंजी फंसाना नहीं चाहती। बिहार के लिए एक निश्चित परिस्थिति हो सकती है, लेकिन क्या यूपी के लिए भी परिस्थितियां ऐसी हैं? यूपी में तो है ही, जॉब क्यों नहीं है? यूपी में बहुत सारी कंपनी है, नोएडा साइड इधर बहुत सारे जॉब वगैरह है, ऐसे थोड़ी है। यूपी में तो है ही। यूपी में देखिए योगी सरकार ने पूरा क्या कर रखा है। नहीं, यही बात हम बीजेपी वाले से भी पूछते हैं और मतलब कि केजरीवाल जी से भी पूछते हैं जी। जो हमारा ये रिक्शा चलता है नजफगढ़ रोड पे, नो एंट्री है, 20,000 का चालान भरते हैं। 500 रुपया महीना कमाने वाला आदमी 20,000 का चालान कटेगा तो कहाँ भरेगा? कौन जिम्मेवार है इसका? केजरीवाल जिम्मेवार है या मोदी जिम्मेवार है? नहीं, तो ये सवाल तो केंद्र सरकार के लिए ही है, जहां तक मैं समझता हूं कि ये ट्रैफिक में जो चालान है उसमें भी बेतहाशा वृद्धि है। और ये एक रिक्शा चालक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि ये हमारी कमर तोड़ देता है एक चालान। देखिए, रिक्शा चालक के लिए एक दिशा निर्देश दिया गया है कि माने जो मुख्य सड़क है उस पर ले जाने का प्रतिबंधित होता है। सड़क जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है, तो रिक्शे वाले भी अपने उसमें मजबूर हैं और ये मानते नहीं है, उस सड़क पे जाकर के जाम लगा देते हैं। तो ट्रैफिक वाले को भी सख्ती बरतना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए नियमों का उल्लंघन करना इनकी मजबूरी तो नहीं है? नहीं, इनके रोजी रोटी के लिए काम करें। जहाँ पे इनको दिया गया है जहाँ पे रिक्शा वहाँ चलाइए, जो लिंक रोड है उस पर चलाने के लिए इनको इजाजत है जहाँ चलती है, लेकिन ये मानते नहीं है। ये करते क्या है, लालच में सवारी को लेकर के और जहाँ प्रतिबंधित सड़क है वहाँ पे चले जाते हैं, जिसके कारण इन रिक्शा वालों को ट्रैफिक वाले जानबूझ के उनको नहीं करते हैं, उनको दबाव देते हैं कि भाई आप यहाँ पे मत आओ और जाम मत लगाओ। ये जाम लगाने वाला जो काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा सख्ती होती है। बाकी इन्होंने जो बताए दिल्ली सरकार के लिए ही हम गिना देते हैं, दिल्ली में समस्याओं का कितना ढेर है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी आए थे जब ये एंटी करप्शन लेकर के अन्ना हजारे जी के आंदोलन से, तो उन्होंने बोला करप्शन को हम मिटा देंगे, लोकपाल बिल लेके आएंगे। सब भूल गए, कोठी नहीं लेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, यानी तमाम चीज हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हर चीज में रेफरेंडम करेंगे, जनता जो कहेगी हम वही करूंगा। जब गद्दी पे बैठे सरकार तो सब भूल गए और सबसे पहले तो कोठी बंगला सब तो लिए ही लिए। आज के डेट में उन्होंने क्या कहता है, स्वर्ण सोने का जो है महल अपने लिए बनवाए हैं, जिसको आजकल लोग क्या कहते हैं शीश महल बनाए, जो उनकी बजट थी उनसे कई गुना ज्यादा। जो आज तक उनका ऑडिट होना बाकी है उसमें भी उनका आया है सामने, और जरूर उनमें भी उनको सजा मिलेगा, वो भी जेल जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं रह गया है। तो जिनके मुख्यमंत्री से लेकर के नेता और क्या तो उप मुख्यमंत्री तो जेल में ही है, और विधायक सारे कई मंत्री जेल में है। अब की बारी जो है केजरीवाल जी चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब उनको कोई बचाने वाला नहीं है। उनकी जो है ढोल का गंभीर आरोप इन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, ठीक है, उस पे ऑडिट हुआ, उस पे ऑडिट करवाइए। केजरीवाल जी ने जो घर है वो सरकारी है, अगर सरकारी उसमें उन्होंने जो काम करवाया पीडब्ल्यूडी विभाग से करवाया गया, बकायदा उसका सारा का सारा डाटा है। मैं पूछना चाहूँगी, केजरीवाल के शीश महल पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, अच्छा है उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए एक जागरूक नागरिक को, ताकि हर नेता जवाब दे। क्या ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से उठा सकते हैं? क्या ये प्रश्न अभी मैं कुछ टाइम पहले ITO गई, ITO में इतना बड़ा
बीजेपी का कार्यालय बना हुआ है। मैं पूछना चाहूंगी क्या उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ये बीजेपी का कार्यालय इतना बड़ा कहां से बनाया गया, ये फंड कहां से लेके आए गए, क्या ये उठा सकते हैं? सेंट्रल विस्टा बना, ठीक है, ये नाम चेंज करने की बहुत बड़ी राजनीति आज चल रही है। इंडिया नहीं भारत, क्योंकि इंडिया इंग्लिश नाम है। सेंट्रल विस्टा कहाँ का नाम है? पब्लिक बताएगी। सेंट्रल विस्टा हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है? इंग्लिश नाम है ना। तो अपने जो सांसद हैं उनका नाम सेंट्रल विस्टा रख देते हैं। भारत का मैं मानती हूँ, मैं भारत का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन जो नाम इंडिया है ये सिर्फ नाम की राजनीति, काम की राजनीति नहीं। इसी में जनता को वो करके रखेगी, पहले हिंदू मुस्लिम, अब क्या है, अब नाम चेंज करने की कि बस जनता गुमराह रहे, पब्लिक असली मुद्दों को ना उठा पाए। लेकिन पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, अब पब्लिक जान गई है। पिछले 10 साल से जो देश की स्थिति मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने की, यह पूरी पब्लिक देख रही है। मैं एक क्वेश्चन और उठाना चाहूंगी। अभी आपने G20 में देखा होगा, G20 में पूरे उस पे होर्डिंग लगे हुए हैं मोदी जी के। मैं पूछना चाहूंगी कि ये बजट कहां से लेके आए? इतना सारा पैसा देश का आप अपने होर्डिंगों पे बर्बाद कर रहे हो। अतिथि जो है, अतिथि का आदर करना चाहिए, आप अतिथियों का आदर करो। क्या दिखा रहे हो? हर जगह मोदी की होर्डिंग। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देश रिप्रेजेंट कर रहा है। G20 का सम्मेलन है, अपने देश के जो मुद्दे हैं वो उठाइए। हिम्मत नहीं है। अभी कल आपने देखा होगा मीडिया पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला गया, पीएमओ से रिपोर्ट आई कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे क्योंकि डरते हैं मोदी जी मीडिया के साफ तौर से मीडिया से भागने का। सुनिए, हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था जिसमें एक गमले का कीमत जितना था उसके खरीद का। अच्छा, एक कोई चोर की गणना कर देने से आप चोर नहीं है ऐसा साबित करने का फॉर्मूला कहां से लाते हैं? मैं यही कर रहा हूँ ना। ये सुनिए, तो उन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाले किए थे, आज उसके बाद में सबसे बड़ा इवेंट हुआ है G20 का। सुन लीजिए, मैं विपक्षी को चैलेंज करता हूँ कि हमारे सरकार के टाइम में, मोदी जी के टाइम में जो ये G20 हुआ है उसमें कहीं भी तिनके भर का यदि घपला है, यदि कहीं घोटाला, घूसखोरी या कहीं ज्यादा खर्चा किया गया है तो उसको उजागर करे, उसको पटल पे लाए, देश को बताए, तब मानूंगा। ये नहीं कि बारिश हुआ, रोड पे पानी लग गया, उसका आप वीडियो बनाए और देश को बदनाम करने के लिए आप देश को देश विदेश में आप कर दिया। सुनिए, और बता रहे अभी उन्होंने बताए, जितने भी बताए मैं एक एक का जवाब दूंगा। मैं सब एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका जवाब नहीं दे सकता हूं। आज मैं क्या जवाब दूंगा? देश के एक एक जनता जो है विपक्षियों को जवाब दे रहा है, और ऐसे नहीं वोट के माध्यम से जवाब दे रहा है, जिसका डंका परवेश वर्मा ने यदि काम नहीं कराए इस देश में चौथा ऐसा सांसद है जो सबसे ज्यादा वोटों से जीता, वो बिना काम के नहीं जीता ना। काम बताएं, काम तो काम सारे काम है। देखिए, जनता बिना काम के वोट नहीं देती है, और इस बार भी मैं कह रहा हूँ, पिछले बार साढ़े 6 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 7 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। विपक्षी का तो जमानत भी जब्त है। इसके लिए इनको बौखलाहट है कि इनकी जो है खाता भी खुलने वाला नहीं है। पिछले बार भी 7 के 7/0, इस बार भी 7/0 ही रहेगा, खाता नहीं खुलेगा विपक्षी का। शोर चाहे जितना मन कर ले, ये शोर मचाने वाले हैं, लेकिन इनकी खाता नहीं खुलेगा। स्पष्ट तौर पे मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि परवेश साहिब सिंह वर्मा जो इस क्षेत्र के माननीय सांसद हैं और आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, उनके किसी एक काम के बारे में बताएं। मैं तो देखिए, अभी एक काम नहीं, देखिए आप एक मटियाला विधानसभा, ये राणा जी इनकलेव का ये काम जो है, इस कॉलोनी में इनको दिखता है। इस कॉलोनी में किसका फंड लगता है? दिल्ली सरकार का। सुनिए, जहां दिल्ली सरकार का फंड, सुनिए काम किस जो हर काम जो है ना सबका बांटा हुआ ना, जो कॉलोनी अनाधिकृत कॉलोनी में पैसा लगता है वो दिल्ली सरकार का लगता है। दिल्ली सरकार जो ये रोड बनाया अभी तक, हमें एक बार बता देते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड को 20 लाख करोड़ रुपए दिया था जमुना सफाई के लिए और पानी के ये वो डालने के लिए। कई साल हो गया? आज 5-7 साल हो गया। 1 मिनट जनता से सवाल।
अभी तक आपने केवल इन राजनीतिक दल वालों का ही लिया है। आम जनता का क्या है मुद्दा, उन मुद्दों को नहीं पूछा। ये तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जब तक ये कुर्सी पे है तब तक चोर है, कुर्सी से उतर गए, इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। मैं बात करना चाहूंगा आम जनता की तरफ से कि आज दिल्ली में बिजली के नए मीटर नहीं दिए जा रहे हैं, आखिर क्यों? इसके जवाब कौन होंगे, भाजपा वाले या आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले? इसका जवाब आम जनता को मिले। इस खींचतान की राजनीति में कहीं आम जनता पिसती तो नजर नहीं आ रही है। आम जनता को बिजली कैसे मिलेगी, नए कनेक्शन कब मिलेंगे, इस सवाल के लिए एलजी महोदय ने डीडीए ने रोक लगाई है, एलजी महोदय ने रोक लगाई है, ठीक है। ये नहीं पता डीडीए का क्या काम है, डीडीए नहीं, मैं बताती हूँ, सुनिए, आप लोगों को नहीं पता होगा। डीडीए ने ये किया है कि इतने जो खसरा नंबर है, अगर वो लिस्ट में है तो मीटर दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। डीडीए की लिस्ट हर एक बिजली विभाग के ऑफिस में आई हुई है, एक बार जाके पता कर लीजिए कि डीडीए ने लिस्ट भेजी है या नहीं भेजी है। दूसरा, अभी सर ने कहा, एक मिनट, अभी इन्होंने कहा, जनता को सब पता है कि बिजली इन्होंने कहा, सरकार लगाती है। इन्होंने कहा डीडीए इंटरप्ट कर रही है, एलजी इंटरप्ट कर रहा है हर एक चीज में। अभी तक क्या मीटर नहीं लग रहे थे? आप बताइए, अभी तक क्या मीटर नहीं लग रहे थे? जब एलजी महोदय टांग ऐसे अड़ाते हैं ना, तब दिल्ली के काम रुकते हैं, अदरवाइज दिल्ली का एक काम नहीं रुकता। आज अगर एलजी महोदय दिल्ली को काम करने दे, चुनी हुई सरकार को काम करने दे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दिल्ली। ये देखिए, इस पे साफ लिखा हुआ है कि डीडीए ने वो नहीं भेजा। अभी बता दो सर को, दिखा दो। आप पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़ के देखो। अच्छा, एक बार इधर भी आ जाओ घूम के। एक मिनट मैं आपका फोन आपसे लेना चाहूंगा। नहीं दे रहे हो? एक मिनट मैं आपका फोन आपको लेते हुए मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि अप्लाइड परमिशन फेल्स अंडर लैंड पोलिंग एरिया एज पर डीडीए लेटर नंबर। मेरा सवाल था कि आखिर एक मिनट मेरा सवाल था कि इन राजनीतिक दलों के बीच में आम जनता क्यों पिसी जाए? आज अगर उसे बिजली नहीं मिलेगी तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा वो रहेगा कहाँ? क्या आप दिल्ली से भगाना चाहते हैं? इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है या दिल्ली सरकार, जो भी हो, लेकिन इन दोनों चक्की के बीच में पिसती आम जनता है। आम जनता क्यों पिसे? इनको पूछिए कि जहाँ पे ये बैठे हैं, जनता से पूछिए कि पानी कितने दिन के बाद आती है। 3 दिन 2 दिन के बाद पानी आती है। लोग जनता त्राई कर रही है। आज दिल्ली सरकार 2 दिन के बाद हर दूसरे दिन पानी आता? हाँ जी, आता है। एक दिन पानी आता है, पानी आता है। स्पष्ट तौर पे जनता कह रही है पानी आता है। जो भी आदमी करे वो आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता होंगे। सुनिए, पूरे जनता से पूछिए, आप जल बोर्ड से जाके पूछिए, जल बोर्ड बताएगी कि एक दिन के बाद एक दिन पानी सप्लाई होता है, उसका शेड्यूल चार्ट लगा हुआ है, हर कॉलोनी वाइज उसका टाइम बना हुआ है। यदि मैं झूठा कहता हूँ तो उसका जांच पड़ताल किया जाए। स्पष्ट तौर पे बातें करने के बाद यह समझ में आता है कि 2 की लड़ाई में जनता पिस रही है। कभी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल के बीच में जो एक खींचतान है, इसका खामियाजा सीधे तौर पे जनता को भुगतना पड़ रहा है। और 2024 के मुद्दे पे बात करते हुए ये हमें समझ में आता है कि अभी भी जनता विचार नहीं बनाई है। जनता विचार बनाने की दृष्टि की ओर बढ़ रही है और काफी समय है। और राजनीतिक खींचतान सरगर्मी जैसे जैसे हम मई 2024 की ओर बढ़ेंगे, राजनीतिक खींचतान और ये राजनीतिक पारा और चढ़ेगा। और देखना है कि 2024 के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। विवेक प्रकाश